स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कीड़े लगे पेड़ जैसी बात कह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार से छात्र युवाओं का पलायन राजद के शासनकाल में हुआ था, व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार की एनडीए सरकार इसे पटरी पर ले आई है। प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कह रहे थे। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ऊर्जा मंत्री, इसमें कई सारे मंत्री शामिल थे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। न स्कूल खुलते थे और न भर्तियां होती थी। मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़ करके बनारस, दिल्ली एवं मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। जब पीएम मोदी ने कहा है कि जड़ में कीड़ा लगे पेड़ को जीवित करना पराक्रम का काम है। जहाँ राजद शासनकाल में राज्य की हालात जड़ में कीड़ा लगे पेड़ जैसी थी। जब सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को सरकार का दायित्व सौंपा। एनडीए की पूरी टीम मिलकर के बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाई। डबल इंजन सरकार बिहार के शिक्षा संस्थानों को आधुनिक बनाने में जुटी है। वहीं पर आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ा। करीब हर गाँव टोले में एक स्कूल है। इंजीनियरिंग और फिर मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। दोस्तों भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ सकती है इस बार। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रंग अब और चटक हो गया है। इस बार मुकाबला सिर्फ सियासी दलों का नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा के 2 सबसे बड़े सितारों खेसारी लाल यादव और फिर पवन सिंह का भी दिखने लगा है। जहां पर एक और पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर अब खबर है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी मांझी विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हो सकती है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं पर सारण जिले की मांझी विधानसभा सीट पर फिलहाल सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव काबिज हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ जनता में नाराजगी की खबरें हैं। यही वजह है कि राजद इस बार यहां से किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। पार्टी का झुकाव चंदा देवी की तरफ है, जो न केवल खेसारी लाल यादव की पत्नी है बल्कि खुद भी सामाजिक कामों में सक्रिय मानी जाती है। इस सीट पर यादव बनाम यादव का मुकाबला तय माना जा रहा है और खेसारी फैक्टर इसे और हाई प्रोफाइल बना देगा। दोस्तों बिहार में मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। आज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और फिर मेघ गर्जन की प्रबल संभावना जताई है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना, गया, मुंगेर, बक्सर, सहरसा, भोजपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, जहानाबाद, मधुबनी, अरवल सहित कई जिलों में अगले 3 घंटे में तेज बारिश की संभावना है। वहीं पर कल 6 अक्टूबर को पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका और फिर जम्मू में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। वहीं पर 7 अक्टूबर को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर में येलो अलर्ट के तहत 1-2 स्थानों पर भारी बारिश। वहीं पर बिहार के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और फिर दक्षिण मध्य क्षेत्र में तेज हवाएं और फिर वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं पर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे या फिर खुले मैदान में न रहे। साथ ही साथ खेतों में काम कर रहे किसानों को भी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। दोस्तों राजधानी पटना में स्थित राबड़ी आवास पर शनिवार देर रात राजद समर्थकों ने तेजस्वी के सामने ही जोरदार हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग जहानाबाद जिले के मखदुमपुर विधानसभा से आए थे और उन्होंने आरजेडी विधायक सतीश कुमार को दोबारा टिकट न देने की मांग कर रहे थे। जब बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मुलाकात की और फिर उनसे साफ कहा कि अगर पार्टी ने सतीश कुमार को इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट दिया तो फिर वे इसका विरोध करेंगे और फिर सतीश कुमार
कुमार को हराने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव को यह भी बताया है कि विधायक ने पिछले 5 साल के दौरान कोई काम नहीं किया है। वहीं पर लालू राबड़ी आवास पर अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक आवास परिसर में नारेबाजी और हंगामा होता रहा। इस पूरे प्रकरण से राजद नेतृत्व की परेशानी बढ़ गई है। वहीं पर पार्टी को अब ये तय करना होगा कि मखदूमपुर से मौजूदा विधायक को टिकट दिया जाए या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिले। अगर पार्टी फिर से सतीश कुमार को ही उम्मीदवार बनाती है तो फिर पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अक्टूबर और नवंबर 2025 के बीच पूरी की जाएगी। इस चुनाव में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित नहीं की है, लेकिन मतदाता सूची अपडेट, चुनावी घोषणा पत्र और फिर मतदान प्रक्रिया की तैयारी इसी समय के आसपास शुरू हो जाती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सियासी महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बिहार की चुनावी राजनीति में एंट्री मार चुके प्रशांत किशोर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपना आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। उन्होंने जेडीयू के नेता और फिर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि अशोक चौधरी ने ठेकेदारों से 5% कमीशन लेकर के लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के बड़े नेता नीतीश कुमार है, जहाँ उनके ऊपर जनता का सबसे अधिक भरोसा है। इन आरोपों के बाद अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत और निराधार है। अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मेरी घोषित संपत्ति से ज्यादा अगर कोई 1 करोड़ रुपए या फिर 1 धुर जमीन भी दिखा दे तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। कल कोई आए और ये कहे कि ट्रंप के साथ मेरा पार्टनरशिप है तो फिर इसका क्या मतलब है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप से उनकी राजनीतिक हत्या नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जनता जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष रहे। ऐसे में कोई भी उनकी राजनीतिक हैसियत को खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने बताया है कि प्रशांत किशोर की ओर से नोटिस का जवाब उनकी लीगल टीम देख रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR 2025 की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 69 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 21.5 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के करीब 47 लाख वोटर अब लिस्ट से बाहर हो गए हैं। जनवरी 2025 तक बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख वोटर थे, जो अब घट करके 7 करोड़ 42 लाख हो गए हैं। ये कटौती कुल मतदाताओं का लगभग 6% है, लेकिन कुछ जिलों में वोट डिलीशन की रफ्तार औसत से कहीं ज्यादा रही है। खास करके गोपालगंज, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और फिर मधुबनी जैसे जिलों में वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम गायब हुए हैं। वहाँ पर गोपालगंज जिले में वोटरों के नाम कटने की दर सबसे ज्यादा रही है। यहाँ पर 2,31,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जो कि कुल वोटरों का करीब 11.37% है। वहीं पर जनवरी 2025 में जिले में 20.38 लाख वोटर थे, लेकिन SIR के बाद ये संख्या घटकर के 18 लाख रह गई है। वहीं पर सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में भी बड़ी संख्या में नाम हटे हैं, जहाँ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जैसे सीमांचल के जिलों में वोटर लिस्ट से 6,97,000 नाम हटाए गए हैं। ये इलाका बिहार में मुस्लिम आबादी का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू सहित तमाम दल जोर लगा रहे हैं। इस बीच एक ऐसी पार्टी भी है जो है तो नहीं, लेकिन पार्टी ने लोकप्रियता खूब हासिल कर ली है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर उर्फ पीके की जनसुराज पार्टी की। चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा से पहले जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने घोषणा की है कि जनसुराज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी करेगा। उन्होंने बताया है कि पहली सूची में कम से कम 100 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम हटेंगे होंगे। वहीं पर उदय सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ही साफ कर चुकी थी, अन्य दलों से पहले हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। उदय सिंह ने स्वीकार किया है कि लिस्ट जारी करने में थोड़ी देरी जरूर हुई है। सूची जारी करने के लिए उदय सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तैयारी करने के लिए अधिक से अधिक वक्त मिल सके। वहीं पर उदय सिंह ने कहा कि चूंकि हम एक नई पार्टी हैं, इसलिए जनसुराज को हमारे उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत करनी होगी, फिर चाहे हमारा नाम कितना भी खराब क्यों ना हो जाए।
दोस्तों बहुत ही जल्द बिहार चुनाव का ऐलान होने वाला है। इस बीच आए दिन नए सर्वे हो रहे हैं जिसमें से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। वहीं पर हाल ही में सामने आए 4 ओपिनियन पोल ने एक बार फिर से सभी को हैरान करके रख दिया है। इस सर्वे में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई गई है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार एनडीए को 40 से 52% वोट शेयर और 130 से 158 सीटें मिलने की संभावना है, जो कि 2020 के प्रदर्शन से भी अच्छा है। हालांकि महागठबंधन भी कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। चुनाव के परिणाम नवंबर 2025 में आएंगे, जिसके बाद ही सामने आएगा कि बिहार की जनता किसे चुनती है। लेकिन वर्तमान में चुनावी सर्वे के अनुमान यही है कि एनडीए 2010 वाली ऐतिहासिक जीत दोहरा सकती है, जब उसने 39% वोट शेयर के साथ 243 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको बता दूं कि मैट्रिक्स, जेवीसी, ओपिनियन पोल, स्पीक मीडिया नेटवर्क और वोट वाइब के द्वारा किए गए सभी 4 सर्वे में एनडीए का वोट शेयर 40% से 52% के बीच और 130 से 158 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जो कि 2020 विधानसभा चुनाव के पिछले प्रदर्शन से काफी बेहतर है। वहीं पर इन सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की है। ये चारों ओपिनियन पोल एक समान कहानी बयां कर रहे हैं। इसमें जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसे सहयोगी दलों से संयुक्त एनडीए की मजबूत पकड़ सामने आई है। मैट्रिक्स सर्वे में एनडीए को 43% समर्थन मिला है। इस सर्वे में नीतीश कुमार के शासन के प्रति जनता संतुष्ट नजर आई है, जिसमें 40% बहुत संतुष्ट और 36% संतुष्ट है। वहाँ पर कुल 76% लोगों ने उनके काम से संतुष्टि जताई है। इस सवाल के जवाब में कि कौन सी पार्टी बिहार में अच्छा शासन दे सकती है, तो उत्तर में 35% लोगों ने बीजेपी और 18% लोगों ने जेडीयू का नाम लिया है, जो कि एनडीए को कुल 43% समर्थन हासिल है। वहीं पर हैरान करने वाला निष्कर्ष ये है कि 20 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बावजूद भी 42% लोग नीतीश कुमार को ही अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं पर इस सवाल के जवाब में कि अगर आज चुनाव हो तो फिर कौन सा गठबंधन जीतना चाहिए, तो 52% लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है, यानी कि एनडीए को 52% वोट शेयर मिलने की संभावना है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2010 में एनडीए ने केवल 39% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीती थी। वहीं पर जेवीसी ओपिनियन पोल में एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जहां ओपिनियन पोल के अनुसार आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 40% वोट और फिर 81 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। जनसुराज को 10 से 11% वोट और फिर 4 से 6 सीटें मिल सकती है। नीतीश कुमार को दोस्तों बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय चयन पर्षद भर्ती यानी कि सिपाही भर्ती CSBC ने कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए 4128 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इंटरमीडिएट +2 पास या फिर समक्ष होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है www.csbc.bihar.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यहाँ पर जेडीयू ने एक चरण में वोटिंग करने की मांग रखी है। वहीं पर भाजपा ने बुर्का बैन का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक चरण में बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान कराने की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने भी 1 या फिर 2 चरणों में वोटिंग का प्रस्ताव रखा है। भाजपा ने बूथों पर बुर्का पहने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और फिर दोनों चुनाव आयुक्तों की राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन शनिवार को पटना के एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं पर बैठक से निकलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हमने 1 या फिर 2 चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा है। ज्यादा फेज में मतदान होने से खर्च बढ़ जाता है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मतदान से 1 या फिर 2 दिन पहले पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं दलित समाज के गांव में पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च कराने को कहा है। वहीं पर दियारा क्षेत्र में घुड़सवारों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं पर जेडीयू के अलावा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 1 चरण में चुनाव कराए जाने की मांग आयोग के सामने रखी है। वहीं पर रालोसपा के प्रमोद कुमार ने कहा है कि 1 चरण में अगर संभव न हो तो 2 चरणों में चुनाव कराना चाहिए। दोस्तों 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बिहार में एक के बाद एक नई भर्तियों की
विज्ञापन जारी हो रहे हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय यानी कि BLCS ने ड्राइवर और फिर ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती की जाने की घोषणा की है। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बिहार में एक के बाद एक नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने ड्राइवर और फिर ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती की जाने की घोषणा की है। इस भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया भी आधिकारिक vidanparishad.bihar.gov.in पर चालू हो चुकी है, जिसमें योग्य अभ्यर्थी लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान 22 अक्टूबर 2025 तक किया जा सकता है। पद के नाम के बारे में अगर बात किया जाए तो पद का नाम ड्राइवर और कार्यालय परिचारी है। यहाँ पर 24 वैकेंसी है, ड्राइवर के लिए 9 वैकेंसी और ऑफिस अटेंडेंट के लिए 15 वैकेंसी। आवेदन शुरू होने की तिथि 29 सितंबर 2025 है, वहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुंगेर जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के जिलाध्यक्ष ने अपने कई समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने नए नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस कदम से स्थानीय स्तर पर भाजपा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं पर भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने कहा है कि उनका उद्देश्य बिहार के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना है। उन्होंने बताया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में कई विकास कार्य किए हैं जिन्हें जनता सराह रही है। दिलीप जायसवाल ने भी नए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और फिर विकास के कामों में भागीदारी बढ़ाने को कहा है। वहीं पर राजद से भाजपा में नेताओं और फिर समर्थकों के जाने से पार्टी के लिए चुनौती अब बढ़ गई है, जहां स्थानीय स्तर पर ये बदलाव आरजेडी की पकड़ को कमजोर कर सकता है। सैकड़ों समर्थक भाजपा में शामिल होकर के पार्टी के कामकाज और चुनावी तैयारी में योगदान देंगे। दोस्तों, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है। अब संरचना यानी कि बिल्डिंग या फिर निर्माण वाली जमीन की रजिस्ट्री तभी होगी जब संबंधित दस्तावेज की जांच स्वयं जिला अवर निबंधक या फिर अवर निबंधक करेंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के निबंधन महानिरीक्षक अंशुल अग्रवाल ने सभी जिला अवर निबंधन और फिर अवर निबंधकों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों, आयोजन क्षेत्र में शामिल मौजों, शहरों, शहरी एवं पेरिफेरल इलाकों में स्थित जमीन की रजिस्ट्री केवल स्थल निरीक्षण के बाद ही की जाएगी। यानी कि अब बिना भौतिक जांच के संरचना वाले जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। दरअसल बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग को अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो सका है। विभाग ने इस साल 9130 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 13 सितंबर तक केवल 3386 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकती है। वहीं पर ये तय लक्ष्य से करीब 26% कम है। वहीं पर पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 15% कम दस्तावेजों का निबंधन हुआ है, जिससे राजस्व संग्रह में 340 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, पटना में कल राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई और ये बैठक खत्म हो गई। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच पटना में चल रही अहम बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने को लेकर के कई महत्वपूर्ण सुझाव चुनाव आयोग को सौंपे हैं। इस मौके पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि खास करके दियारा क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहाँ पर पूर्व में बूथ लूट की घटनाएं सामने आई है, वहाँ किसी भी परिस्थिति में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात रखा जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि मतदान केंद्र पर आने वाली बुर्का पहने महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जाए, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शी बनी रहे। वहीं पर भाजपा ने आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि सभी मतदाताओं को मतदान से 24 घंटे पहले SMS के माध्यम से सूचित किया जाए, ताकि वे चुनाव के प्रति सजग और फिर तैयार रहें। वहीं पर पार्टी ने राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। वहीं पर भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम समय पर उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, बिहार में सड़क विकास को नई गति मिली है। जब बिहार में सड़क अवसंरचना को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर 2 प्रमुख बाईपास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। वहीं पर इस परियोजना के अंतर्गत अरवल बाईपास के निर्माण के लिए 665 करोड़ रुपए और फिर दाऊद नगर बाईपास के लिए 288 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 बिहार की एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि पटना को
औरंगाबाद होते हुए झारखंड से जोड़ती है। ये मार्ग उत्तर और फिर दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक प्रमुख आर्थिक। दोस्तों, किशनगंज से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया है। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में, नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में छाया हुए है। किशनगंज से ये वीडियो सामने आया है। कौन सा वीडियो, हम आपको अभी दिखाएंगे और बताएंगे इसके बारे में। दरअसल आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, यह वो वीडियो है। इस वीडियो में एक माँ है और एक उसके साथ बच्चा है, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, और इस छोटे से बच्चे की वजह से माँ की जान बच गई है। जी हाँ, इस छोटे से बच्चे की सूझबूझ की वजह से इनकी माँ की जान बच गई है। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। 3 साल के मासूम ने अपनी माँ की जान बचाई है, और ये मामला अगर सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होता तो शायद आपको और हमको, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान को एक पता नहीं चलता। दरअसल बात यह है कि किशनगंज से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, झकझोर करके रख दिया है। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के सौदागर पट्टी रोड पर 3 साल के एक बच्चे ने अपनी माँ की जान बचा करके बड़ा हादसा होने से रोक दिया। ये पूरी घटना पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देख करके लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। मामला बुधवार की दोपहर का है। माँ और बेटा सौदागर पट्टी रोड पर स्थित एक कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने आए थे। जब दोनों जैसे ही दुकान से बाहर निकले तो ऊपर से 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूट करके नीचे गिरने लगा। जब उसी वक्त 3 साल के बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने खतरे को भांप लिया और अपनी माँ का हाथ पकड़ करके झट से दुकान के अंदर खींच लिया। ठीक उसी पल तार नीचे आ गिरी और दोनों की जान बाल बाल बच गई, नहीं तो कुछ ही सेकंडों में माँ की जान चली जाती। स्थानीय दुकानदार मिट्टू, जिसकी दुकान पुष्पांजलि नाम से है, उन्होंने बताया है कि महिला अपने बेटे के साथ कपड़े देख रही थी। जब थोड़ी देर बाद जैसे ही बाहर निकली, ऊपर से तार टूटने लगा। जब बच्चे ने पल भर में माँ को हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो जाता। वहीं पर घटना के तुरंत बाद लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी। कुछ देर में विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तार को दुरुस्त किया। हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, लेकिन बच्चे की सूझबूझ ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। वहीं पर वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग बच्चे की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, और कई लोगों ने लिखा है कि ये बच्चा किसी फरिश्ते से कम नहीं। तो फिर किसी ने कहा कि सच है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इधर किशनगंज आदर्श थाना के प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक इस घटना की कोई भी आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। वहीं पर बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर बिजली की लाइन समय पर दुरुस्त की जाती तो फिर ऐसी नौबत ही नहीं आती। फिलहाल 3 साल के इस बच्चे की समझदारी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिले ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये वीडियो अब बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दिए हुए हैं। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि हिम्मत उम्र नहीं देखती, बस वक्त पहचानती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। गलियारा माना जाता है। दोस्तों, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि बहादुरगंज और किशनगंज सीट कांग्रेस को ही मिलेगी। ये कहना है किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का। उन्होंने कहा कि बहादुरगंज और किशनगंज सीट कांग्रेस के पास ही जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बड़ी बात इसलिए क्योंकि किशनगंज सीट कांग्रेस के पास तो है ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बहादुरगंज सीट आरजेडी के विधायक हैं अंजार नईमी साहब। अब वहां पर बहादुरगंज सीट को लेकर के डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद, जो कि किशनगंज के सांसद हैं, वे दावेदारी ठोक दी है। उनका कहना है कि बहादुरगंज सीट कांग्रेस के पास ही जाएगी। डॉक्टर जावेद आजाद ने बहादुरगंज में आयोजित जनसभाओं के दौरान भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, बल्कि यह है कि आज सत्ता में बैठे लोग देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगे हैं। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा है कि भाजपा और फिर उसके प्रवक्ता बार बार नेहरू जी और फिर कांग्रेस पर दोष मर करके अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों की सोच बेहद छोटी है। सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग राजनीति में नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सच्चे नेता है जो देश के हर वर्ग की आवाज उठाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने किशनगंज जिले में सीट शेयरिंग पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ एकजुट है और किशनगंज तथा बहादुरगंज सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की 3 विधानसभा सीटों में से ठाकुरगंज और फिर कोचाधामन में राजद के विधायक हैं, मगर बहादुरगंज और फिर किशनगंज का कांग्रेस का परंपरागत गर्व रहा है। यही मांग हमने हाईकमान के समक्ष रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजद के जो 3 विधायक अभी हैं वो पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं है, वो AIMIM से जीतने के बाद राजद में शामिल हुए हैं। इसीलिए टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का कहना है कि राजद के जो 3 विधायक हैं, कोचाधामन, बहादुरगंज
बहादुरगंज और वे पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं हैं। वे AIMIM से जीत करके बाद में RJD में शामिल हुए हैं, इसीलिए टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। इस मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम ने भी अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बहादुरगंज कांग्रेस का घर है और मैं पिछले 15 सालों से इस इलाके की सेवा कर रहा हूं। जनता चाहती है कि मैं विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करूं। इस बार कांग्रेस मजबूती से मैदान में उतरेगी। इमरान आलम ने सुधांशु त्रिवेदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता है कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी मानसिकता अब बिगड़ चुकी है। राहुल गांधी देश के सच्चे नेता है, जबकि भाजपा के अधिकतर नेता झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं है कि किशनगंज में बुनियादी जो सुविधा है स्वास्थ्य में वो मिलना नहीं चाहिए? क्योंकि अभी भी स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं, बहुत नहीं बल्कि बहुत ही पीछे हैं। खास करके किशनगंज में एक अच्छा सा कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जो है तो उसमें सही से इलाज नहीं हो पाती है। लेकिन अब किशनगंज सहित पूरे बिहार को एक स्वास्थ्य मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसमें मानसिक, भावनात्मक और फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान प्राथमिकता दी जाए। दरअसल बात यह है कि ये मांग जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने उठाई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात करके एक इस अहम मुद्दे पर बात की है। कहा है कि बिहार के हर अस्पताल में एक नैदानिक, मनोवैज्ञानिक और फिर एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। डॉक्टर रकीब आलम ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के बाद लोगों के मानसिक, भावनात्मक और फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ कई लोग अवसाद, तनाव और फिर सामाजिक अलगाव का शिकार हुए हैं। इसका सीधा असर समाज में बढ़ते असामाजिक व्यवहार और फिर अपराध दर पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ चिकित्सा ही नहीं बल्कि समाज में शांति और फिर नैतिक मूल्यों की बहाली का सवाल है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बिहार में एक समग्र स्वास्थ्य मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसमें मानसिक, भावनात्मक और फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान प्राथमिकता दी जाए। इस मॉडल को लागू करने के लिए उन्होंने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य समिति, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और फिर महिला एवं बाल विकास निगम के बीच समन्वय की आवश्यकता बताई है। डॉक्टर रकीब आलम ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों को कानूनी अधिकारों, मानव अधिकारों और फिर मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे पुलिसकर्मी लगातार तनाव और फिर दबाव में रहते हैं। अगर उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए तो फिर वे समाज के प्रति और फिर अधिक संवेदनशील और फिर न्याय संगत बन सकते हैं। उन्होंने इस पहल को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों जैसे अच्छा स्वास्थ्य और फिर कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और फिर शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएं से भी। डॉक्टर रकीब आलम का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता केवल शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। उन्होंने बिहार सरकार से अपील की है कि हर जिला अस्पताल में कम से कम एक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट और फिर साइकेट्रिस्ट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोग मानसिक बीमारी को शर्म या फिर डर का विषय नहीं बल्कि इलाज योग्य स्थिति के रूप में समझे। वहीं पर उनका मानना है कि यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए तो फिर बिहार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है।